अर्थव्यवस्था का ये दूसरा चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर है, और इससे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया था और अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और दूसरा चैप्टर जो है इसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि एक राज्य स्टेट और एक राष्ट्र यानी कि कोई भी कंट्री हो उसके आय यानी कि उसके इनकम का क्या क्या स्रोत होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से एक राज्य की आय होती है और एक राष्ट्र की आय होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये चैप्टर आपका पहला और दूसरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अर्थव्यवस्था के, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको प्रति व्यक्ति आय हो या फिर सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप लोग जीडीपी बोलते हैं, या फिर जीएनपी, जीएसटी, ये सब के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों बार बार। तो इसलिए इस चैप्टर को भी आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ही डिटेल के साथ यहाँ पर सारा चीज़ का चर्चा किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है इनकम यानी कि आय। अब इनकम यानी कि आय क्या होता है बच्चों, तो मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है आपका, ये ए नाम का आदमी है। ये क्या किया, ये पूरे दिन में जाकर के किसी खेत में काम किया। अब ये पूरे दिन में जाकर के क्या किया, उस खेत में काम किया, तो इसके लिए क्या मिलेगा उसको, पूरे दिन की मजदूरी मिलेगी। यानी 8 घंटा अगर काम किया तो उसकी मजदूरी मिलेगी मान लीजिए 500। और वहीं पर एक बी नाम का आदमी है बच्चों, बी नाम का आदमी है, और वो क्या करता है, वो बिलिंग का काम करता है। बिल का काम करता है मतलब कि वो पेमेंट ये सब रिसिप्ट काटता है। मान लीजिए किसी भी हॉस्पिटल में हो या फिर किसी भी बैंकिंग में हो, तो उन्होंने वहाँ किस प्रकार का कार्य किया, मानसिक रूप से कार्य किया है ना, मेंटल वर्क किया यहाँ पर। और ये क्या, फिजिकल वर्क किया, यानी कि ये शारीरिक कार्य किया। तो मजदूर को यहाँ पर क्या कार्य किया, शारीरिक कार्य, तो उस श्रम के बदले में उसको कोई इनकम मिलेगा। और जबकि यहाँ पर ये जो आपका मानसिक रूप से कार्य किया बी नाम का आदमी ने, तो उसको क्या मिलेगा, उसको भी उसका श्रम का क्या मिलेगा, उसको इनकम मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आय बोलेंगे, यानी कि इनकम बोलेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है, चाहे वो क्या कैसा हो, शारीरिक कार्य हो या फिर मानसिक कार्य, उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि उस कार्य के बदले में जो भी चीज़ उसको मिलता है। मान लीजिए कोई आदमी कार्य करता है और उसके बदले में उसको कपड़ा मिल गया। मान लीजिए कोई कार्य करता है, उसके बदले में उसको खाने का, दोनों टाइम तीनों टाइम का खाने का उसको भोजन मिल गया। तो ये सारा चीज़ भी उसके लिए क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी पारिश्रमिक मिलना चाहिए, बस यही बात है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका आय बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो इसको क्या क्या होगा, आप पढ़ाई कीजिएगा तो कामयाबी हो जाएगा, है ना, एक दिन कामयाब होइएगा, तो ये कामयाबी आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आय हो जाएगा। ठीक है, और बाद में फिर आपको उस पारिश्रमिक का फल भी मिलने लगेगा। तो इसी प्रकार से आपको आय को समझना है, इनकम को समझना है। समझ में आ गया आपको सारा चीज़। चलिए इसमें एग्जांपल, जैसे भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, है ना, यानी कि भूमि जो होती है, खेती जो होती है, इसका पारिश्रमिक हमको किस प्रकार से मिलता है, लगान के रूप में मिलता है। श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, यानी कि कोई भी मजदूर जाकर के काम करता है खूब अच्छी तरह से, तो उसको क्या मिलता है बच्चों, मजदूरी मिलती है। पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, आप किसी आदमी के पास बहुत मतलब कि पूंजी है उसके पास, तो वो क्या करता है, उसको इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या मिलता है बच्चों, ब्याज के रूप में उसको उसका पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, अब बात करता है योजना आयोग ने मार्च 2009 में एक आंकड़े जारी किया, जिसके तहत बिहार उड़ीसा के पास सबसे गरीबी राज्य है। यानी कि 2009 में योजना आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसके अनुसार बिहार क्या है बच्चों, उड़ीसा के बाद एक सबसे गरीब राज्य है। बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। यानी कि बिहार का कितना परसेंट, ये ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कितना परसेंट आपका, 41.4% आबादी कहाँ पर, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। भारत के विकसित राज्य गोवा, दिल्ली आदि में प्रति व्यक्ति आय क्या है, ऊंचा है। प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको पढ़ा दिया था वहाँ पर, है ना, पहला चैप्टर में बहुत ही डिटेल के साथ वहाँ पर चर्चा किया था। तो आपका गोवा और दिल्ली जो है, ये आपका क्या है, इसके प्रति व्यक्ति आय क्या है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि अधिकतम है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नरकस का कहना है, अब एक अर्थशास्त्री है, उसका क्या नाम है बच्चों, रैगनर नरकस। इसका क्या कहना है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें क्या है, गरीबी है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें क्या है, गरीबी है। अब मान लीजिए अगर आदमी एक ए नाम का आदमी गरीब है बच्चों, अब वो गरीब है तो वो क्या करेगा, अब मान लीजिए उसका, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, है ना, जब अशिक्षित होगा, और अशिक्षित होगा तो क्या होगा बच्चों, जब अशिक्षित होगा तो वो ज़्यादा फैमिली मेम्बर भी ज़्यादा होगा, है ना, अनपढ़ होगा तो वो ध्यान नहीं देगा कुछ, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा बच्चा जन्म होगा, है ना, ज़्यादा बच्चा जन्म होगा तो फिर उसका आने वाला पीढ़ी सब भी क्या होगा, जाहिल होगा, मतलब पढ़ा नहीं पाएगा, नहीं से शिक्षा देने नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, और गरीब हो जाएगा। इसलिए रैगनर साहब क्या कह रहे हैं कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें क्या है, गरीबी है। ठीक है,
गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। कैसी होती है आय? उसका इनकम कम होती है। अशिक्षा यानी कि उसमें शिक्षा का अभाव रहता है। अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होती है। अब वो आदमी का आय तो कम हुआ ही हुआ, और आय कम होने के साथ साथ अशिक्षा है और अज्ञानता है, तो जिसके कारण बच्चे भी अधिक जन्म दे रहे हैं। अब अधिक बच्चे जन्म देगा तो उस कम आय पर उसको अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, उसको अच्छा शिक्षा नहीं दे सकता है, अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकता है, अच्छा पोषण जो है नहीं दे सकता है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, और वो गरीब हो जाएगा। तो फलतः उनकी अगली पीढ़ी क्या हो जाती है बच्चों, और गरीब और अधिक गरीब हो जाती है। ठीक है। भारत के 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ बच्चों अभी जो है आपका 28 राज्य है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया आपका, 8 हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया है, 8 हो गया है। ठीक है, मैं आपको नाम गिना देता हूँ। पहला आपका है, एक पौंडीचेरी है, एक दिल्ली है, और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद आपका लक्षद्वीप है, उसके बाद दादर व नगर हवेली दमन व द्वीप है, उसके बाद आपका एक चंडीगढ़ है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर के बाद एक लद्दाख है। ठीक है, टोटल आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो टोटल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है। यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश और 8 सबको मिला लें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश में वो चंडीगढ़ का है, जिसका आय कितना है बच्चों, प्रति व्यक्ति आय 70,361 रुपये। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अगर आपको पूछा जाए तो किसको बोलेंगे, चंडीगढ़ का बोलेंगे। लेकिन ये किस में आ जाएगा बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश में। और राज्य में अगर पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा गोवा का है। किसका है, गोवा का है। कितना, 54,850। और दिल्ली में कितना बच्चों, तो 50,565। तो आपको रुपया नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ऐसे पूछेगा बच्चों कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो आपको बोलना है गोवा। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो किसको बोलेंगे आप, चंडीगढ़ बोलेंगे। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, एक पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, एक हरियाणा की चंडीगढ़। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया थी। यानी कि 2008-9 में आंकड़ा जारी किया गया था, जिसमें भारत के प्रत्येक व्यक्ति का आय जो था कितना था बच्चों, 25,494 रुपये थी। जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था, मात्र 6610 रुपया। अब देखिए बच्चों कितना कम है, बिहार का सिर्फ और सिर्फ 6610 रुपया प्रति व्यक्ति आय, जबकि यहाँ पर राष्ट्र का कितना है बच्चों, 25,494 रुपये है ना। तो लगभग 18-19 हज़ार मतलब मैक्सिमम है, ज़्यादा है बिहार के लोगों से अन्य राज्यों की तुलना में। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बिहार में कौन है बच्चों, पटना है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला क्या है, शिवहर है। बिहार में कुल कितने जिले हैं बच्चों, 38 है। इस 38 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है, पटना का है। और 100% होगा ही, पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। तो राजधानी में क्या होगा बच्चों, थोड़ा विकसित होगी, है ना। लोग क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा। और सबसे कम क्या है, शिवहर है। और बाकी अन्य किसी भी जिला का आपको याद नहीं रखना है। तो 2 जिला को आपको याद रखना है, एक पटना और एक शिवहर। ठीक है, चले आगे बात करते हैं अब हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में, यानी कि नेशनल इनकम क्या होता है बच्चों। तो नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। इसको हम लोगों ने पहला चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरह से बात किया था वहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं बच्चों, कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम जो होती है, क्या होता है, एक मान लीजिए कोई देश है। अब ये देश है, मान लीजिए इस क्षेत्र, ये मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और इसमें इसके अंदर एक देश आता है। तो अब इस देश का जो इस राष्ट्र का आय क्या कहलाएगा बच्चों, इसका राष्ट्रीय आय क्या कहलाएगा, तो हम लोग बोलेंगे एक वर्ष, समय कितना लेंगे, टाइम कितना होना चाहिए, 1 वर्ष। और 1 वर्ष में जितना वस्तु और जितना सेवा का उत्पादन होगा उसके कुल मूल्य का योग ही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा, यानी कि नेशनल इनकम कहलाएगा। समझ में आया आपको। चलिए, विदेशों से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है, यानी कि विदेशों से भी प्राप्त जो आय होती है उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। अब विदेशों से कैसे प्राप्त होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए भारत में मान लीजिए गेहूं का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो इस गेहूं का क्या करेगा बच्चों, भारत तो अपना उपयोग करेगा ही, भारत भी तो इसका उपयोग करेगा ही, लेकिन साथ साथ में क्या करेगा, इसको दूसरे देश में भेजेगा। और दूसरे देश में अपने सामान को दूसरे देश में दूसरे राष्ट्र को भेजना, दूसरे राष्ट्र को बेचना क्या कहलाएगा, आपका निर्यात कहलाएगा, निर्यात करना कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो निर्यात, यहाँ निर्यात करेगा और निर्यात करके क्या होगा, इसके पास इनकम आएगा, यानी कि आय होगा। और ये आय भी क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, जब इन सभी नोट पॉइंट है आपका, जब इन सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय का कुल रूप से आकलन किया जाता है तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं। यानी कि कुल उत्पादन आपको अगर पूछा जाए तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, तो जब भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तो दोनों उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कुल उत्पादन बोलेंगे। ठीक है, और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं।
शुद्ध राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे? नेट नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर आप VY लगा देना अपना नोट कॉपी में, साथ साथ में नोट करते चलिए आप लोग, और बहुत ही बार ये पूछा गया आपका। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे हम लोग? तो नेट नेशनल इनकम NNI किसको बोलेंगे? हम लोग कहेंगे कि एक राष्ट्र का जो कुल राष्ट्रीय आय होती है उसमें से हम लोग किसको घटा देंगे? उसके खर्च को घटा देंगे। मान लीजिए बच्चों एक फैमिली है और उसका राष्ट्रीय आय कितना है? मान लीजिए एक फैमिली है और उसका राष्ट्रीय आय मान लीजिए एक परिवार का मान लीजिए 20,000, ठीक है? कितना हज़ार है? 20,000 है। अब 20,000 है तो टोटल इसका हम लोग 20,000 नहीं बोलेंगे, इसका राष्ट्रीय, इसका तो बोलेंगे इनकम 20,000 है, लेकिन शुद्ध इनकम अगर शुद्ध आय बोलेंगे तो कितना बोलेंगे बच्चों? तो 20,000 में से इस परिवार का खर्च घटा देंगे। तो मान लीजिए इस फैमिली में 5 मेंबर है, एक बच्चा पढ़ाई करता है तो 5,000 मान लीजिए उसका, मान लीजिए, और उसके बाद खाने पीने ये सब चीज़ का 5,000 हो गया, वस्त्र ये सबका 5,000 हो गया। तो 20,000 से 5,000 15,000 घटा देंगे, 5 5 5 15 हो जाएगा। तो 20,000 से 15,000 घटा देंगे, कितना बचेगा बच्चों? 5,000 बचेगा। तो ये 5,000 क्या हो जाएगा? उसका शुद्ध आय हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक राष्ट्र का शुद्ध आय कब होगा? जब कुल उत्पादन से किसको घटा देंगे हम लोग? उसके खर्च को घटा देंगे, यानी कि कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, उसको घटा देंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग नेट नेशनल इनकम। आया समझ में आपको? चलिए अगला है प्रोफेसर केन्स के अनुसार। एक हम लोग रैगनर के अनुसार बात किए बच्चों, अब हम लोग क्या बात करते हैं? प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं एवं विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रोफेसर केन्स है एक, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय, इसको किस किस में दर्शाया जाता है? उपभोक्ता वस्तुओं और किसके? विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग को व्यक्त किया जाता है। यानी कि मान लीजिए बच्चों कि एक आदमी कमाता है, तो अब उन्होंने, मान लीजिए ये आदमी है जो 20,000 कमाया था, इसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये 20,000 कमाया, तो 20,000 इन्होंने कमाया, तो इन्होंने क्या किया? इस 20,000 का क्या किया? लोग सामान भी खरीदा होगा ना, तो वो सामान उसका क्या हो जाएगा? उपभोक्ता में आ जाएगा। और 5,000 जो उसका बचा था, वो 5,000 क्या करेगा बच्चों? दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा, दूसरी जगह लगा देगा, है ना, तो वो उसका क्या कहलाएगा? इन्वेस्ट कहलाएगा, है ना। तो उस दोनों को जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? टोटल इनकम बन जाएगा। तो इसी प्रकार से राष्ट्र का टोटल आय केन्स के अनुसार क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं एवं विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जैसे यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया फॉर्मूला है ये आपका बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है y बराबर C प्लस आई, y बराबर C प्लस आई। और y किसको बोलेंगे बच्चों? यहाँ पर राष्ट्रीय आय को y से दर्शाया गया है, और C जो है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि आपका उपभोग व्यय, यानी कि कितना सामान वो खर्च, यानी खरीदा अपने खर्च के लिए, अपना जीवन यापन के लिए, तो उसको हम लोग C से दर्शा देंगे। और आय जो है, आय मतलब कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिर दोबारा कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, इस तरह से y बराबर C प्लस आई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग राष्ट्रीय आय की निम्नलिखित धारणा के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आय की निम्नलिखित धारणाएं, सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आप फुल फॉर्म पूछा गया बच्चों, GDP दे देता है, GDP दे देगा, और ऐसे खाली जगह दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और कुछ अलग अलग नाम दे देगा बच्चों, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रोस अलग अलग नाम दे देगा। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा मारना है बच्चों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप GDP किसको बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मात्रा उत्पादित किया जाती है उसे क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि किसी भी देश में, कोई एक देश है, मान लीजिए हमारा ये ऐसे करके मेरा भारत ही है, तो इस भारत में एक वर्ष में बच्चों, एक वर्ष में जितने वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसको टोटल इसका योग जो होगा वो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद। और कुल या राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसको बोलेंगे? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो किसी देश में सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा, किसमें? सकल घरेलू उत्पाद बोल रहा बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेशियों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है, तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है, जिससे हमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन का पता चलता है। अब हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसको बोलेंगे बच्चों? मान लीजिए ये आपका अपना देश है, ठीक है, ये भारत देश है आपका, तो इसमें क्या होगा? टोटल जो उत्पादन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। अब हम लोग क्या करेंगे? इस सकल घरेलू उत्पाद में किसको जोड़ देंगे? इस सकल घरेलू उत्पाद में बच्चों हमारा भारत का जो है, तो अनेकों देशवासी जो है आपका कहाँ रहता है?
फॉरेन कंट्री में तो रहता है अलग अलग, है ना। अमेरिका, जापान, चीन, रसिया, सऊदी अरब, सारे देशों में अलग अलग जगह। तो वो वहाँ पर जितना कमाता है बच्चों, उसके इनकम को भी यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। और बाकी जो अलग देशों के जो लोग हमारे भारत में रहते हैं, तो उसके क्या करेंगे, आय को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कुल या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। कुल राष्ट्रीय उत्पादन या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन। समझ में आया आपको अच्छी तरह से, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अब बात करते हैं हम लोग। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसको बोलेंगे, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट, व्यय, कर एवं बीमा का व्यय को घटा देने से जो बचता है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो 10 किलोमीटर चल करके जाता है कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो 10 किलोमीटर वो सफ़र किया बच्चों, तो 10 किलोमीटर में उसका तो कुछ खर्च हुआ ना, तो उसको भी घटाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बात कर रहा है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या क्या घटाना पड़ेगा, कच्चे माल की कीमत, ठीक है, और पूंजी की घिसावट, यानी कि लाने में अगर कोई उसमें खराबी आई हो इसके बारे में, या फिर टैक्स देना पड़ता है ना, कोई चीज़ भी आती है तो बच्चों टैक्स। अगर आप मान लीजिए एक वॉच भी खरीद करके लाते हैं, एक घड़ी भी खरीद करके लाते हैं बाहर से, मतलब फॉरेन कंट्री से, तो आपको उसका टैक्स चुकाना पड़ेगा। या अपने देश में भी कुछ भी सामान लेते हैं उसमें आपका टैक्स चुकाना ही पड़ता है, ठीक है। जैसी सामान बन करके फैक्ट्री से बाहर निकलती है उस पर टैक्स लग जाती है आपका। तो इस प्रकार से इन सारे चीज़ों को अगर हम उससे घटा देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा, ठीक है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन निकालने के लिए हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन निकालने के लिए हुए खर्च को घटाने से जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो टोटल खर्च को घटा देंगे और घटा करके जो शेष निकलेगा उसको आप क्या बोलेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख बच्चों, ये डेट आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। और इस आदमी का, इस साहब का नाम भी याद रखना है। इस साहब का नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। ये आपको आसानी से याद रहेगा, दादा साहब है तो दादा है तो आपको याद रहना है ना। चले, तो दादा भाई नौरोजी साहब ने क्या किया था, सबसे पहले 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। किसका अनुमान लगाया था बच्चों, नेशनल इनकम का, यानी कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक, ये यानी कि दादा भाई नौरोजी साहब जो थे, उनका एक पुस्तक था बच्चों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने क्या किया था, भारत के प्रति व्यक्ति आय को कितना रुपया बताया था बच्चों, 20 रुपया बचाया था। कितना रुपया बताया था, 20, ठीक है। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में, यानी कि पहला अध्याय में भी बात किया था प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं बच्चों, देखिए राष्ट्र की कुल जो आय होगी, राष्ट्रीय आय को क्या कर देंगे हम लोग, देश की जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या, उसको भाग दे देंगे। यानी कि नेशनल इनकम जो होगा आपका राष्ट्रीय आय, और इसको भाग दे देंगे किससे, पॉपुलेशन से, यानी कि जनसंख्या जितना आपका देश का, तो उससे जो भागफल प्राप्त होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों। मान लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली में कितना है, मान लीजिए 5 मेंबर है। अब इस 5 मेंबर का कितना टोटल प्रत्येक आदमी का कितना कमाई होगा। मान लीजिए इस 5 जो फैमिली है 5 मेंबर वाला, इसमें मान लीजिए 50,000 कमाई है, ठीक है। एक महीने में कितना है, 50,000 कमाई है। तो अब हम लोग को निकालना है कि प्रति व्यक्ति, प्रत्येक आदमी का कितना कमाई है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 50,000 को भाग दे देंगे कितना से, 5 आदमी था तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, 10,000। यानी कि एक आदमी का कमाई कितना बन जाएगा, 10,000। तो इसी प्रकार से आपको प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करेंगे, राष्ट्र की कुल आय को राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको हम लोगों ने पहले बात कर दिया था पहला चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से निकल जाएगा नेशनल इनकम बटे पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है बच्चों, आपका 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, $950। यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो थी, इसके अनुसार 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय को कितना बताया था, सिर्फ और सिर्फ $950। और $950 कितना हो जाएगा बच्चों, $950 तो $1 का मान है अभी 78.29 है, ठीक है। तो अगर एवरेज 78 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी से, तो आपका निकल जाएगा जितना भी आएगा, ठीक है। तो राष्ट्र की आय, चलिए अब हम लोग इसको भी बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है अगला कल बात करेंगे। तो यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। सबसे पहला है आपका उत्पादन गणना विधि, दूसरा है आपका आय गणना विधि, और तीसरा है आपका व्यय गणना विधि। तो उत्पादन गणना विधि क्या होता है बच्चों, सेंसस ऑफ
प्रोडक्शन मेथड, राष्ट्र के व्यक्तियों के आय उत्पादन के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इसे उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। यानी कि उत्पादन विधि क्या है, तो उत्पादन विधि जो राष्ट्र का जो सारा आदमी है, जितना भी व्यक्ति है, इसके आय जो है उत्पादन के माध्यम से प्राप्त होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पादन गणना विधि। आय गणना विधि, आय गणना विधि क्या है, सेंसस ऑफ इनकम मेथड, तो राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो इसलिए इस विधि को क्या कहेंगे हम लोग, आय गणना विधि। यहाँ पर किस प्रकार से किया जा रहा है बच्चों, यहाँ पर उत्पादन के आधार पर, ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या उत्पादन कर रहा है उस प्रकार से अगर हम लोग गणना करेंगे राष्ट्र की आय का, तो हम लोग बोलेंगे उत्पादन गणना विधि। अगर प्रत्येक व्यक्ति के आय को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्र की आय को निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग आय गणना विधि। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद बात करेंगे व्यय गणना विधि, यानी कि सेंस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति का क्या करेंगे बच्चों, व्यय को हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के व्यय को निकालेंगे, है ना, यानी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई आय अपने उपभोग के लिए खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से भी की जाती है। राष्ट्रीय आय की माप कि इस प्रक्रिया को क्या कहा था बच्चों, व्यय गणना विधि। मान लीजिए कोई आदमी कमा रहा है मान लो, तो वो क्या करेगा बच्चों, उसको इस्तेमाल करेगा कि नहीं, अपना मतलब कि अपना जीवन चलाने के लिए खर्च करेगा, उपभोग यानी अलग अलग वस्तुओं का खरीदेगा, है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, व्यय यानी कि कितना खर्च कर रहा है, उस आधार पर जब हम लोग राष्ट्र की आय को निकालेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कि व्यय गणना विधि। ठीक है, तो आप लोग को मैक्सिमम ये तीनों को अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों कि किस प्रकार से राष्ट्र की आय को गणना किया जाता है। तो आपको याद रहेगा सारा चीज़, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि। उत्पादन आपको समझ में आ गया, यानी कि उत्पादन के आधार पर गणना करेंगे। आय समझ में आएगा, प्रति व्यक्ति के आय को हम लोग ले लेंगे। और व्यय गणना विधि में क्या होगा, प्रति व्यक्ति यानी कि प्रत्येक आदमी द्वारा कितना खर्च होता है उसको हम लोग जब लेकर के हम लोग राष्ट्र की आय को निकालेंगे तो उसको बोलेंगे व्यय गणना विधि। आई थिंक यहाँ तक आपको सारा टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। आज का किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं रही होगी। तो हम लोग अगले टॉपिक में जो है, अगले टॉपिक में बात करेंगे राष्ट्र की आय की गणना जो की जाती है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।